वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, जिसका पूरा नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये यूनिट 1 है और अकॉर्डिंग टू एनईपी जो आपका सिलेबस है सबसे पहले वो देख लेते हैं हम। ये आपका सिलेबस है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट चैप्टर 1। अगर इतने बड़े चैप्टर में से भी मैं आपको ये बताना चाहूँ कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हैं, सबसे पहला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से ट्राइओज है, पेंटोज है, टेट्रा ट्राइओज है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। उसके बाद एपीमर, म्यूटर रोटेशन, एनोमर्स, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस पे आपको फोकस करना है। उसके बाद जो क्लेनी-फिशर सिंथेसिस है या फिर क्लेनी-फिशर मेथड है, जिससे हम एक स्टेप एक्स्ट्रा बनाते हैं, ग्लूकोज में कोई कार्बन को ऐड करते हैं, या जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेप डाउन और स्टेप अप रिएक्शंस बोला जाता है इनको। रफ डिग्रेडेशन होता है जिसमें हम कार्बन को कम करते हैं अपनी ग्लूकोज की चेन में। उसके अलावा डाइसेकेराइड्स, जिसमें सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स में बॉन्डिंग कौन सी होती है, अल्फा 1,4 होती है या फिर 1,2 होती है या 1,6 होती है। इस तरह की कुछ बॉन्डिंग्स हैं जो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं। उसके बाद स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये मेनली आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जिनसे ज़्यादातर एमसीक्यू क्वेश्चन निकल के आते हैं। हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिए जाएं। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे चांसेस हैं कि इसमें से ही होंगे। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन द अर्थ। आपको बताना है कि कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो अर्थ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। आंसर ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो नोन एज। तो कार्बोहाइड्रेट को किस और नाम से जाना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, ग्लाइकोलिपिड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जो इसका आंसर है वो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्यों? आप स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, CnH2ON। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है n नंबर्स, जितने नंबर्स कार्बन के होते हैं उतने ही n नंबर्स वाटर के होते हैं, तो इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ वाटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको बताना है कि कौन सा मेजर फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट का, मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में क्या काम करता है। नंबर 1 स्टोरेज, नंबर 2 स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और नंबर 4 बोथ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बोथ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। तो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तो करता ही है, साथ में हमारी बॉडी में स्टोरेज का भी काम करता है। हमारी एनर्जी जो स्टोरेज होती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, वो इसी तरह से होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल सिंपली रेफर टू एज स्टाफ ऑफ लाइफ। अब क्योंकि हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के जो मैंने 5-7 क्वेश्चंस इस टॉपिक में डिस्कस किए हैं, वो बहुत इजी वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, जिनका बहुत बड़ी केमिस्ट्री से लेना देना नहीं है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स, जिनको हम स्टाफ ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का आपको ये बताना है सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। तो जैसा कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में जनरली दो ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर एल्डिहाइड के लिए देखा जाए एग्जाम्पल, तो वो होता है ग्लूकोज, और कीटोन के लिए देखा जाए तो होता है फ्रक्टोज। यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है दिस इज एल्डोजिस, जिसमें CHO ग्रुप लगा हुआ है ऊपर, एंड दिस इज कीटोजिस, जिसमें कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो आपको ये बताना है कि सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। नंबर ए ऑप्शन इज ग्लूकोज, नंबर 2 ऑप्शन इज ग्लूकोज, नंबर 3 और सी ऑप्शन इज डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, और डी ऑप्शन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड।
तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है इसका। स्ट्रक्चर ये होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट भी हो और उसके अंदर जो कार्बन है वो मिनिमम हो, तो इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ठीक है, इससे छोटा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले कि कोई एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताइए या फिर ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताइए जिसमें सबसे कम कार्बन हो, तो उसका आंसर होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। सबसे कम कितने कार्बन को लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाया जा सकता है, तो वो है उसका आंसर 3 कार्बन को लेके, क्योंकि आप इसमें देखिए 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3। एक जो कार्बन है वो तो CHO का पार्ट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप। दूसरा कार्बन है जो CH2OH की फॉर्म में है, और तीसरे कार्बन पे हमारे पास एक H है और एक OH है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि आप ये बताइए कि कम से कम कितने कार्बन लेके आप कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं, राइट। जैसे आप ग्लूकोज देखिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन होते हैं, तो ऐसे ही ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट डजंट सेटिस्फाई द फॉर्मूला CxH2O Y। तो जो इसका ऑप्शन है आपके पास मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड डीऑक्सीराइबोज। आपने डीऑक्सीराइबोज के बारे में अपनी 9th और 10th की क्लासेस में पढ़ा होगा। ये शायद आपको याद हो, डीएनए के अंदर आता है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोज होता है। तो इसका आंसर है डीऑक्सीराइबोज, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है रैफिनोज इज एन एग्जांपल ऑफ विच। नंबर 1, ए ऑप्शन इज मोनोसैकेराइड, बी ऑप्शन इज डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी इज ट्राइसैकेराइड एंड ऑप्शन डी इज टेट्रासैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स वो सैकेराइड होते हैं जिसको और ब्रेक डाउन करके या फिर उसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, और जो डाइसैकेराइड होते हैं उनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, और ट्राइसैकेराइड वो होते हैं जिसको हम हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें 3 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। टेट्रासैकेराइड में हमें 4 मिलते हैं। तो जो रैफिनोज होता है वो होता है ट्राइसैकेराइड, जिसके अंदर 3 यूनिट्स होती हैं, जिसमें से एक गैलेक्टोज होता है, दूसरा ग्लूकोज होता है और तीसरा फ्रक्टोज होता है, जिसे हम रैबिनोज कहते हैं। तो ये ट्राइसैकेराइड है। ट्राइसैकेराइड मींस इसके अंदर 3 मोनोसैकेराइड है, 1 इज गैलेक्टोज, 1 इज ग्लूकोज एंड 1 इज फ्रक्टोज। Which of the following is the general formula of carbohydrates? आपको कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताना है। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो है ABCD आपको देखते ही पता चल जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉलिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो मॉलिस टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है? लिपिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए या फ्लेवर प्रोटीन्स के लिए? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक टेस्ट होता है जिसे हम लैब में परफॉर्म करते हैं। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की प्रैक्टिकल्स में अगर आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज किया होगा, इसमें हम एनालिसिस करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो उसमें ये टेस्ट भी किया जाता है। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट दिया गया होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इसमें अल्फा नेप्थोल को डालते हैं और कॉन्क H2SO4 को डालने के बाद जो उसका पर्पल कलर का एक रिंग सा बनता है, अगर ये रिंग प्रेजेंट होता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि वो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है द क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर इनटू सिंपलर फॉर्म इज नोन एज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड में आपको ये बताया था कि वो कार्बोहाइड्रेट जिसे फर्दर हाइड्रोलाइज करके और छोटे पार्ट्स में ना तोड़ा जा सके या हाइड्रोलाइज ना किया जा सके, उसे बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे n नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और डाइसैकेराइड्स होते हैं जिसमें 2 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ए इज मोनोसैकेराइड जो हमारा करेक्ट आंसर है। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर दूं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 फॉर्म्स में लेके चलते हैं, 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज सिंपल, नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम 2 हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 इज मोनोसैकेराइड, नंबर 2 इज डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, और भी बहुत एग्जांपल है, मैंने आपको केवल 3 एग्जांपल दिखाए हैं। सिमिलरली डाइसैकेराइड में भी काफी एग्जांपल है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है मैंने सिर्फ वो दिखाए हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉलीसैकेराइड जिसमें n नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उसके ऑप्शन है स्टार्च, फाइबर एंड ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज इज अ डैश शुगर। तो आपको बताना है ग्लूकोज किस टाइप का शुगर है, एल्डोहेक्सोसिस, कीटोहेक्सोसिस, डाइसैकेराइड और एल्डोपेंटोसिस। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एल्डोहेक्सोस एक क्या है, ये नोमेनक्लेचर कैसा है, ये नोमेनक्लेचर।
तो एल्डोहेक्सोस की नोमेनक्लेचर को मैं इसका आंसर पहले आपको बता देता हूँ। आंसर है ऑप्शन ए एल्डोहेक्सोस। लेकिन ये आंसर कैसे आया ये हमें पता होना चाहिए, आंसर एल्डोहेक्सोस कैसे आया और ग्लूकोज एल्डोहेक्सोस कैसे है। इसके लिए आपको एक पिक्चर दिखाता हूं मैं। इस पिक्चर में देखिए कार्बन एटम अगर 3 होते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रायोज, जो कि जनरल टर्म है। 4 होते हैं तो उसे बोलते हैं टेट्रोस, 5 होते हैं तो पेंटोस, 6 होते हैं तो हेक्सोस और 7 होते हैं तो हेप्टोस एंड सो ऑन। नॉर्मली आप 3 से 7 कार्बन वाले एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड लगा हो तो उसे कहते हैं एल्डोट्रायोज। मींस कार्बन अगर 3 है और एल्डिहाइड है तो उसे कहेंगे एल्डोट्राइओज। और अगर कार्बन 3 है और कीटोन है तो उसे बोलेंगे कीटोट्राइओज। सिमिलरली अगर कार्बन 4 है और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो उसे कहेंगे एल्डोटेट्रोज, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो उसे बोलेंगे कीटोटेट्रोज। बट अब जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो हमारा इस वाला यहां कहीं आंसर होगा हेक्सोस वाली टर्म में। अब क्योंकि आपको पता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एल्डोहेक्सोस हुआ, राइट। तो इस पिक्चर को देख के समझ के आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपसे इस स्लाइड में केवल ग्लूकोज के बारे में पूछा कि ग्लूकोज कैसा है, आपसे कोई और मोनोसैकेराइड देके उसका नाम देके आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है और कीटोनिक ग्रुप कौन सा है, वहां से उसका नाम आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुगर विच आर केपेबल टू रिड्यूस फेलिंग एंड टॉलरेंस रिएजेंट्स आर नोन एज। तो जो शुगर फेलिंग और टॉलरेंस जो रिएजेंट्स होते हैं इन दोनों को ही रिड्यूस कर दे उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसके सारे आंसर देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। और जो शुगर इसको ना रिड्यूस कर पाए उसे हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डैश आर रिड्यूसिंग इन नेचर। तो आपको इनमें से आंसर में से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा है जो रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। सभी मोनोसैकेराइड्स, सभी कार्बोहाइड्रेट्स, सभी डाइसैकेराइड्स और नन ऑफ द अबव। तो आप अगर थोड़ा भी आपने बेसिक पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसका आंसर है मोनोसैकेराइड्स। सभी मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट हो ही नहीं सकते और डाइसैकेराइड सारे इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जो सुक्रोज होता है वो नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। अब आपको 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि आपको पता है तीनों ही जो पहले 3 ऑप्शन है ये तीनों ही रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज। तो गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जैसा कि आपको पता है ये तीनों ही मोनोसैकेराइड्स है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में डिस्कशन किया था कि सभी मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और जो सुक्रोज है ये डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज में 1-2 लिंकेज पाया जाता है। थोड़ी देर बाद हम ये डिस्कशन और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। तो जो इसका आंसर है वो है सुक्रोज। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आइडेंटिफाई द मोनोसैकेराइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है मोनोसैकेराइड्स कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास 4, स्टार्च, सुक्रोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज। तो आपको पता है जो स्टार्च है अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था इसका, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, माल्टोज इज आल्सो अ डाइसैकेराइड, फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। तो आपको मोनोसैकेराइड बताना था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड हैविंग द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरिंग इन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशंस आर नोन एज। ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस टॉपिक से नहीं है, इस क्वेश्चन का थोड़ा लेना देना स्टीरियोकेमिस्ट्री टॉपिक से भी है, बट क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर में कुछ ऐसी चीजें थी तो मुझे लगा मुझे क्वेश्चन डालना चाहिए। इसका आंसर है स्टीरियो आइसोमर्स। आपके लिए थोड़ा सा नया है तो आप इसे याद कर लीजिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन अगर अलग होता है तो उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ऑप्शन ए इज स्टीरियो आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
तो हमारी बॉडी के अंदर मेजॉरिटी में कौन सा मोनोसेकेराइड होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, डी टाइप। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज डी एंड व्हाट इज एल, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। तो देखिए ये डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये डी एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया हुआ है। पेनल्टीमेट कार्बन पे, मतलब नीचे से आप देखेंगे CH2OH के ऊपर जो कार्बन है, इस कार्बन पे अगर OH राइट हैंड साइड पे होता है तो ये डी लिखा जाता है, कैपिटल डी। और अगर इस कार्बन पे OH लेफ्ट साइड पे होता है तो इसे लिखा जाता है एल ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंबल डी एंड एल रिप्रेजेंट। अब सिंबल जो डी और एल जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किया है वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर 1, द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर, द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एपिमर्स। तो इसमें से हम एपिमर्स ये नहीं होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी हम ऑप्टिकल नेचर से निकालते हैं। ऑप्शन बी द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स, और ऑप्शन ए में अगर आप कंफ्यूज हैं तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स, क्योंकि जो ऑप्शन सी और डी है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है जो कि एक एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। और जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी होता है उसे स्मॉल डी और एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको थोड़ा सा ये अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि स्मॉल डी और स्मॉल एल लिखा हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता रहा है, डेक्स्ट्रो है या लीवो है, और जो कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखा है तो ये उसके रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को शो कर रहा है, जो कि केवल OH की कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर राइट में हो तो डी और लेफ्ट में हो तो एल, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लास्ट स्लाइड पे जाके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि OH राइट में है तो ये डी ग्लूकोज है, यहाँ पे ये लेफ्ट में है तो ये एल ग्लूकोज है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। टू शुगर विच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम आर टर्म्ड एज, आंसर इज एपिमर्स। दो शुगर जो एक कार्बन पे अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है, बाकी सब सेम है ऊपर से नीचे तक, 6 कार्बन मान लीजिए अगर हैं, तो 6 के 6 कार्बन पे सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है एक्सेप्ट एक कार्बन। एक कार्बन पे अगर अलग है तो उसे हम कहते हैं एपिमर्स। जैसा कि एग्जांपल में देखिए, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज, तो इसमें सब कुछ सेम है दोनों में, एक्सेप्ट कार्बन नंबर 2 पे अगर देखें तो इसमें OH राइट में है, इसमें OH लेफ्ट में है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन है एपिमर्स का। चलिए नेक्स्ट है द एपिमर ऑफ ग्लूकोज इज, द आंसर इज गैलेक्टोज। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। इसमें केवल फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे जो OH होता है वो राइट में होता है तो ग्लूकोज कहलाता है, लेफ्ट में होता है तो गैलेक्टोज कहलाता है। बोथ आर एपिमर। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन का चेंज C1 पे पाया जाए तो उसे हम एनोमर कहते हैं, एपिमर ना कह के। तो बेसिकली जो एनोमर होते हैं वो भी एपिमर ही होते हैं, स्पेशली अगर वो फर्स्ट कार्बन पे हो तो उसे एनोमर कहते हैं, और अगर वो फर्स्ट कार्बन को छोड़ के किसी और कार्बन पे हो तो उसे एपिमर कहते हैं। इन केस ऑफ फ्रक्टोज, अगर C2 मतलब कार्बन नंबर 2 पे अगर ये स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है या फिर कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो हम उसे एनोमर कहेंगे, अदरवाइज एपिमर कहेंगे, क्योंकि पहले कार्बन पे केवल ग्लूकोज के केस में कहा जाता है और फ्रक्टोज के केस में हम उसे C2 कंसिडर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिमर। तो आपको बताना है इन दो ऑप्शन आपको दिए हुए पेयर्स में कौन से दो ऑप्शन ऐसे हैं, जो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों जो शुगर है वो एपिमर्स है, ग्लूकोज एंड राइबोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज राइबोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज राइबोज एंड मैनोज। तो इसका आंसर है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोजिस आर। अब आपको बताना है डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का है। वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, वो एपिमर्स हैं? एपिमर तो नहीं हो सकते, एपिमर में तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए। ग्लूकोज का होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप और फ्रक्टोज में होता है कीटोनिक ग्रुप, तो एपिमर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते। फंक्शनल आइसोमर्स और टाटोमर्स, टाटोमर भी नहीं हो सकते ये। इसका आंसर है ऑप्शन सी, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल फंक्शनल डिफरेंस है, एक में CHO ग्रुप लगा हुआ है और एक में CO ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्या रिलेशन होता है? वो होता है एनोमर का, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन पे होता है उसे हम कहते हैं एनोमर। ठीक है,
अगर OH नीचे होता है तो उसे हम कहते हैं अल्फा, अगर OH ऊपर की साइड होता है तो उसे हम कहते हैं बीटा। साइक्लिक फॉर्म में इसे हम ऐसे लिखते हैं, और अगर चेयर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो इसे ऐसे लिखते हैं। तो ये अल्फा ग्लूकोज है क्योंकि OH इसमें नीचे की तरफ है या फिर एक्सियल पोजीशन पर है। अगर ये इक्विटोरियल पोजीशन पे OH होता है तो उसे हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज, और क्योंकि ये पायरेनोस फॉर्म में है तो इसका पूरा नाम है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस, और ये है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस। नीचे मैंने आपको डेफिनेशन जो अभी लास्ट स्लाइड में बताई थी लिखी हुई है। एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स और ग्लाइकोसाइड दैट आर एपिमर्स differing from each other in the configuration of C1 if they are aldoses or in the configuration at C2 if they are ketoses। मीन्स अगर C1 पे डिफरेंस है तो उसे एनोमर कहेंगे, अगर C2 पे डिफरेंस है कीटोसिस के केस में तो उसे एनोमर कहेंगे। कीटोसिस के केस में वो डिफरेंस C2 पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमरिक कार्बन इन डी ग्लूकोज इज। डी ग्लूकोज में एनोमरिक कार्बन कौन सा होता है? C1। सिंपल आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोमरिक कार्बन इन डी फ्रक्टोज, जैसा कि अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है हमने, आंसर इज C2। फ्रक्टोज के केस में या फिर कीटोसिस के केस में C2 होता है जो एनोमरिक कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटा रोटेशन रिफर टू अ चेंज इन ऑप्शन ए pH, ऑप्टिकल रोटेशन, कंडक्टेंस और केमिकल प्रॉपर्टी। तो आंसर है ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्शन बी। म्यूटा रोटेशन में क्या होता है? बीटा डी ग्लूकोज एक ओपन चेन की फॉर्म में जाता है और ओपन चेन से फिर अल्फा डी ग्लूकोज में बन जाता है। तो एक जो इसका सॉल्यूशन होता है ग्लूकोज का, उसमें अल्फा फॉर्म भी होता है और बीटा फॉर्म भी होता है। ये दोनों ही फॉर्म अवेलेबल होते हैं और ओपन चेन भी होता है, तीनों ही इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। इस जो फिनोमिना है इसको हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिफर टू चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम। तो जो इसका आंसर है वो है म्यूटा रोटेशन। ये टाइम के साथ चेंज होती है ऑप्टिकल एक्टिविटीज में, तो हम उसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी डिस्कस किया आपसे म्यूटा रोटेशन के ऊपर। नेक्स्ट है इन लॉबरी डी ब्रियन बैंक इंकिस्टन रीअरेंजमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। आपको इनमें से बताना है कौन है जो इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। तो जो इसका आंसर है वो है गैलेक्टोज। आप रिएक्शंस देख लीजिए, जो ये रीअरेंजमेंट होता है उसके अंदर डी ग्लूकोज होता है जो इनोलेट आयन बनाता है और डी मैनोज में कन्वर्ट हो जाता है, और डी मैनोज के बाद डी फ्रक्टोज और इन डायोल, जो इनोलेट फॉर्म बनता है ये इन डायोल बना के डी फ्रक्टोज में भी चेंज हो सकता है। तो इसमें 3 फॉर्म्स होती हैं शुगर की जो आपस में इक्विलिब्रियम में होती हैं इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, वो है ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, GMF। आप इसको कैसे भी याद कर सकते हैं, ग्लूकोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है गैलेक्टोज, वो इन तीनों में नहीं है, तो इसका आंसर है गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर प्रिपेयर्ड बाय क्लेनी-फिशर सिंथेसिस ऑफ, यानी कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज को किससे बनाया जा सकता है? क्लेनी-फिशर सिंथेसिस में हम कार्बन ऐड करते हैं या जिसे हम स्टेप अप रिएक्शन भी बोलते हैं, तो इसका आंसर है डी अरेबिनोज। डी अरेबिनोज होता है ये एक एल्डोपेंटोजिस, इसके अंदर हम HCN डालते हैं, तो HCN जो है वो इस CHO ग्रुप, CHO फंक्शनल ग्रुप पे ऐड हो जाता है। तो पहला स्टेप दोनों रिएक्शन में सेम है। फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो भी सेम रिएक्शन होता है, ऊपर COH आ जाता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल इसमें निकलता है और एक साइक्लिक चेन बन जाती है। यहाँ तक दोनों ही रिएक्शन सेम है। लास्ट स्टेप में जब हम इसे सोडियम अमलगम के साथ CO2 की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, तो पहले कार्बन पे एक में OH राइट में आता है और एक में लेफ्ट में आता है। तो स्टार्ट हमने एल्डोपेंटोज से किया था जिसे हम डी अरेबिनोज कहते हैं, और सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के बाद हमें मिलता है, एक मिलता है डी ग्लूकोज और दूसरा मिलता है डी मैनोज। दोनों ही क्या है? एपिमर्स होते हैं। एपिमर्स क्या होते हैं? जो किसी भी कार्बन पे, एक कार्बन पे चेंज मिले उसे एपिमर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द चेन लेंथ ऑफ एल्डोजिस इज। तो चेन लेंथ को इंक्रीज करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसे हम कहते हैं किलानी-फिशर सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड यूज फॉर स्टेपिंग डाउन द चेन लेंथ ऑफ एल्डोजिस इज। अगर आपको कार्बन को कम करना है तो उसके लिए हम ऑप्शन ए है रफ एंड वॉल्स मेथड, इसको रफ डिग्रेडेशन नहीं, रफ एंड वॉल्स मेथड, जो इसका आंसर है, जिससे हम कार्बन को कम कर सकते हैं ग्लूकोज के अंदर।
ठीक है, ये है वो रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं, पहले ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, CHO को COH में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर CaCO3 की प्रेजेंस में इसका सॉल्ट बनाता है कैल्शियम का, और फिर फेंटन रिएजेंट डाल के हम एक एल्डोपेंटोज पा लेते हैं और एक कार्बोनेट निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एक्स। एक एल्डोहेक्सोस लिया हमने, मतलब 6 कार्बन का, और उसके बाद ये कौन सा रिएक्शन है, रफ एंड फॉल्स मेथड, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कशन किया, ब्रोमीन वाटर, CaCO3 एंड फेंटन रिएजेंट। तो ये डालने के बाद हमें एक्स क्या मिलेगा, अगर ये 6 कार्बन का था तो यहाँ पे ये 5 कार्बन का हो जाएगा, मतलब एल्डोहेक्सोस था तो वो एल्डोपेंटोज बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, सिंपल आपको एक कार्बन कम करना है। अब हेक्सोस और पेंटोज ये क्या होते हैं, ये हमने चौथी 5वीं स्लाइड में डिस्कशन किया था, जहां हमने नेमिंग करके बताई थी कि एल्डोज हेक्सोस को हम कैसे नेम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स डजंट हैव द फॉर्मूला C12H22O11। तो जो ये फॉर्मूला होता है ये डाइसैकेराइड का होता है, तो सिंपली आपको बताना इनमें से कौन सा है जो डाइसैकेराइड नहीं है, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो ये लास्ट के जो 3 ऑप्शन है ये डाइसैकेराइड है। ऑप्शन ए जो है गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड है, तो जो इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन ए गैलेक्टोज। अगला क्वेश्चन है ए डाइसैकेराइड फॉर्म्ड बाय द 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन देयर मोनोमर यूनिट इज लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, ऑल ऑफ द अबो। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी सुक्रोज। इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें देखिए अल्फा ग्लूकोसिडिक लिंकेज है, जो ये वाला लिंकेज है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है इस वाले लिंकेज को, इस वाले बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। ये है बीटा फ्रक्टोसिडिक लिंकेज, ये है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बनता है सुक्रोज। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये सुक्रोज ही है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि इसके जो रिड्यूसिंग वाले ग्रुप्स होते हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड यूनिट। तो सुक्रोज में कौन कौन से यूनिट होते हैं, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज एंड ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। तो आंसर है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो सुक्रोज को अगर हम वाटर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज निकलता है और फ्रक्टोज निकलता है, या ये कहें इन दोनों को मिला के हम सुक्रोज बना सकते हैं। नेक्स्ट है इनवर्ट शुगर इज लैक्टोज, सुक्रोज, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज और फ्रक्टोज। तो इनवर्ट शुगर होता है जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसे हम कहते हैं इनवर्ट शुगर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड गिव्स द सेम मोनोसैकेराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस, लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टुलोज और माल्टोज। आंसर इज माल्टोज। माल्टोज क्या होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, जिसके अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं 1,4 यानी कि फर्स्ट कार्बन और चौथे कार्बन ऑफ डी ग्लूकोज के बीच में बॉन्डिंग बनती है। ये एक रिड्यूसिंग शुगर होता है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट कार्बन है दूसरे ग्लूकोज का ये फ्री होता है, जो इसके रिड्यूसिंग नेचर में हेल्प करता है इसकी। तो माल्टोज में 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और ये रिड्यूसिंग होता है नेचर में। अगला क्वेश्चन है ए डाइसैकेराइड लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। अब भी हमने डिस्कस किया लास्ट स्लाइड में, माल्टोज इज 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो इसका आंसर है माल्टोज। जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया है, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड दैट कंसिस्ट ऑफ, लैक्टोज में अब कौन से होते हैं दोनों, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड गैलेक्टोज और ग्लूटोज एंड गैलेक्टोज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिला के बनता है लैक्टोज, जिसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है और 1,4 लिंकेज होता है। ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसका सेकंड जो बीटा डी ग्लूकोज है, इसका जो पहला कार्बन है वो फ्री है, जिसकी वजह से ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। इन लैक्टोज द लिंकेज इज, आपको लैक्टोज में लिंकेज बताना है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, इसका लिंकेज होता है बीटा 1,4 लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीसैकेराइड्स आर। तो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं, ना ये एसिड्स होते हैं, ना ये प्रोटीन्स होते हैं, ना ये ऑयल्स होते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पॉलीसैकेराइड्स आर सिंपली पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसैकेराइड। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सेलुलोज,
ग्लूकोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो एक मोनोसेकेराइड होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है पॉलीसेकेराइड जो नहीं है, सेलुलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ऑल आर पॉलीसेकेराइड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट अ शुगर, इनमें से कौन है जो शुगर नहीं है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज जो होते हैं वो शुगर होते हैं, जो सेलुलोज होता है वो शुगर नहीं होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है स्टार्च एंड ग्लाइकोजेंस आर पॉलीमर ऑफ व्हाट? फ्रक्टोज के होते हैं, मैनोज के होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज के होते हैं और गैलेक्टोज के। आंसर इज अल्फा डी ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज द पॉलीसेकेराइड, तो हम जो खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आपने बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ा होगा कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में सेव होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, amylose and glycogen। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीसैकेराइड्स व्हिच आर। इसके ऑप्शन है आपके पास अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, अमाइलोज एंड ग्लाइकोजन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। तो जो इसका आंसर है वो है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो अमाइलोज होते हैं वो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट होते हैं और वो 15 से 20% होते हैं स्टार्च का पार्ट। अमाइलोपेक्टिन जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में वो 80 to 85% स्टार्च होते हैं। इन दोनों से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पार्ट इज वाटर सोल्यूबल एंड विच पार्ट इज नॉन वाटर सोल्यूबल। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है और अमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो किसके अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होता है? तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मोनोसेकेराइड में नहीं होते, तो गैलेक्टोज इज अ मोनोसेकेराइड। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। सुक्रोज, अमाइलोज और माल्टोज में लिंकेजेस ये होते हैं, गैलेक्टोज में नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गैलेक्टोज, ठीक है, ये मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइलोज इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और नन ऑफ द अबव। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक स्लाइड में क्वेश्चन किया है, ये अमाइलोज इसका ऑप्शन ए अमाइलोज स्टार्च के अंदर होता है, तो ऑप्शन ए हुआ स्टार्च, ठीक है, ये है अमाइलोज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइलोपेक्टिन हैज अल्फा 1-2 लिंकेजेस, अल्फा 1-4 एंड अल्फा 1-6 लिंकेजेस, बीटा 1-2 लिंकेजेस और बीटा 1-4 एंड बीटा 1-6 लिंकेजेस। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी अल्फा 1-4 एंड अल्फा 1-6 लिंकेजेस। आपको याद रखना है 1-4 1-6 होते हैं लेकिन दोनों अल्फा होते हैं, ना ही दोनों बीटा होते हैं, ना ही अल्फा और बीटा होते हैं। आंसर इज अल्फा 1-4 एंड 1-6, ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन का। नेक्स्ट है सेलुलोज इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ व्हाट बिटवीन डी ग्लूकोज यूनिट। इसका आंसर है बीटा 1-4 लिंकेजेस, तो बीटा 1-4 लिंकेजेस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ये है बीटा लिंक्स। अगला क्वेश्चन है स्टार्च कंसिस्ट ऑफ व्हाट? चार ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 इज ब्रांच्ड अमाइलोज एंड अनब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन, यानी कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों ब्रांच्ड होते हैं। दूसरा ऑप्शन है अमाइलोज अनब्रांच्ड होगा, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच रहेगा। तीसरा ऑप्शन है अनब्रांच्ड अमाइलोज एंड अनब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन और चौथा है नन ऑफ द अबव। आंसर इज अनब्रांच्ड अमाइलोज एंड ब्रांच्ड अमाइलोपेक्टिन, यानी कि जो अमाइलोज होता है वो ब्रांच ही नहीं होती उसके अंदर, और जो अमाइलोपेक्टिन होता है जिसमें 1-4 और 1-6 दोनों लिंकेजेस पाए जाते हैं अल्फा के, वो ब्रांच्ड होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस स्टार्च टू माल्टोज इज नोन एज, ऑप्शन बी अमाइलेज। तो अमाइलेज होता है जो हाइड्रोलाइज करता है माल्टोज को, उसे बोलते हैं अमाइलेज। इस क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास को सुनने के लिए, इस लेक्चर को सुनने के लिए।